दोस्तों कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के बुक 1 के सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन को करने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैंने कल ही आप लोगों को जो शाम को वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको स्टडी प्लान बता दिया है कि हम 3 दिन के अंदर कैसे हम सारे विषय की तैयारी करेंगे, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आज यानी कि 26 फरवरी को हम आपको बुक 1 के सभी डेरिवेशन करा देंगे। तो भैया वो आज ही की वीडियो है। ठीक है, और उसके बाद आज ही के दिन आपको आंसर पैसेज भी कराएंगे। आज ही के दिन आपको मैथ और बायोलॉजी के 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप चैनल से जुड़ के जितना बढ़िया से बढ़िया हो सके तैयारी कीजिए। ठीक है, देखिए कल से ही बुखार है, कल भी वीडियो में बताया था, आज भी बताया था, तो थोड़ा तेज भी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपके लिए मेहनत इतना चलेगा। अब मेरी आवाज आपको अलग वीडियो से काफी डिफरेंट दिख रही होगी। ठीक है, लेकिन मैं अंदाजा लगाता हूं कि आप लोगों को साफ साफ मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। ठीक है, चलिए अब पहला डेरिवेशन देख लीजिए। मैं जो अभी के शुरुआती के जो 5 डेरिवेशन लिया, ये बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत हल्के हैं। ये आपके 3 नंबर या कभी कभी ये 3 नंबर में ज्यादातर आते हैं। एक बात याद रखिए, ये 3 नंबर के ही टॉपिक हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लॉन्ग लिया है तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला डेरिवेशन कहता है कि एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत दीर्घों पर लगने वाला बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र ज्ञात कीजिए या प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है लेकिन बहुत आसान है। अब देखिए, आप क्वेश्चन से ही आप चित्र बना सकते हैं। क्या बोला है कि एक समान तीव्रता यानी कि एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र, आपको एक समान तीव्रता वाला वैद्युत क्षेत्र बना लेना है। जो आप हरा वाला ये देख रहे हो, ये हमारा एक समान तीव्रता वाला वैद्युत क्षेत्र है। अब बोला है क्या, में मतलब इसके अंदर वैद्युत दीर्घों पर लगने वाला, या इसके अंदर एक हमने वैद्युत दीर्घ ले लिया। अब आपको वैद्युत दीर्घ मालूम है ना क्या होता है, दो विपरीत आवेश की बिंदु जिनके बीच की दूरी 2l होती है, उसे वैद्युत दीर्घ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस की और प्लस की दो विपरीत आवेश हैं और इनके बीच की दूरी 2l है, तो हमने इसे वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। ठीक है, हमने इस सिरे का नाम ए दे दिया, इस सिरे का नाम हमने बी दे दिया, हमने इसको मिला के एक नाम सी दे दिया, त्रिभुज का आकार हमने दे दिया। ये जो हमने बनाया है ये वाले, ये अपने से बना है, अपने से आकार दिया है, और इसका नाम, इस बिंदु का नाम हमने क्या दे दिया, सी दे दिया। ठीक है, अब आपने इस जो चित्र में जो जो कार्य किया वो यहां पर लिखिए। तो लिखेंगे आप कि माना एक वैद्युत दीर्घ ए बी है, ये ए बी है जो प्लस की और माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिससे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, जिसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तब इस पर लगने वाला बल आघूर्ण है, तब इस पर लगने वाला क्या है, बल आघूर्ण है। हमें बल आघूर्ण का ही सूत्र ज्ञात करना है। तो बल आघूर्ण जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ बराबर होता है बल गुणे दूरी। ठीक है, बल हमारा एफ है और दूरी हमारा बीसी है। ये जो देख रहे हैं यही हमारा दूरी बीसी है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें तो बल एफ तो हमें मालूम है कि ए बराबर ई इंटू क्यू होता है, लेकिन हमें बीसी का मान चाहिए। तो आप जानते हैं कि साइन बराबर जो होता है, एक मिनट, साइन जो बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब क्या भैया, तो लंब बीसी है, बीसी, कर्ण क्या भैया, तो 2l है, 2l। यहां से बीसी का मान निकालेंगे, 2l साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर रखने की बारी है। तो टाउ बराबर एफ के मान हम रख देंगे ई इंटू क्यू। ठीक है, फिर बीसी का मान 2l साइन थीटा। अब ये क्यू और ये 2l मिलकर क्या बन जाएगा, पी, क्योंकि पी का सूत्र ही होता है क्यू इंटू 2l। ये मालूम है आपको ना, तो यहां पर हमने p लिख दिया, बचा क्या e और sin थीटा। तो ये जो सूत्र निकल के आया, ये टाउ बराबर पी ई sin थीटा, यही आपका बल आघूर्ण का सूत्र है। समझ गए। चलिए अब हमारा जो दूसरा डेरिवेशन है ये भी काफी छोटा है और इसी प्रकार का है, जैसे हमने अभी पहला किया उसी प्रकार ये भी करना है, और ये बहुत छोटा डेरिवेशन है। ठीक है, देखिए डेरिवेशन कहता क्या है, पहले ध्यान से समझिए, फिर उसी से इसका चित्र बनाइए, चित्र से ही आप यहां पर ये थ्योरी लिखिए और उसके बाद आगे का निगमन आप शुरू कीजिए। समझ गए। चलिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत दीर्घों में घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, मतलब कि एक समान बोल रहा है वैद्युत क्षेत्र, तभी हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया। में इसके अंदर हमने वैद्युत दीर्घ भी बना लिया। ठीक है, इसको घुमाने में किया गया कार्य, मतलब इसको हम घुमाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान जाओ कि ये पूरा वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत दीर्घ, इसको ऐसे घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वो हमें यहां पर उसका सूत्र बताना है। तो लिखेंगे कि माना एक वैद्युत क्षेत्र दीर्घ ए बी को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तब इस पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा होगा। हमने अभी देखा कि अगर हम किसी क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि वैद्युत दीर्घों को रखते तो उसमें बल आघूर्ण बनता है, क्या बनता है भैया, टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो हमने वही चीजें लिख दिया। फिर हमने आगे लिखा, एक मिनट,
फिर हमने आगे लिखा कि वैद्युत दीर्घो डी, वैद्युत दीर्घो को, यहाँ पर को लगा दीजिएगा, वैद्युत दीर्घो को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। हमने वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत दीर्घो को रख दिया, अब इसको हम डी थीटा घुमाएंगे, यानी बहुत कम मात्रा में, ऐसे ऐसे है ना, तो बस ऐसे घुमाएंगे बहुत कम मात्रा में, ठीक है। तो उसमें घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। कार्य भैया क्या है, तो कार्य को हम डी डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि हम बहुत अल्प मात्रा में घुमा रहे हैं ना, बहुत कम मात्रा में घुमा रहे हैं, तो हमें बहुत कम कार्य भी करना पड़ेगा। जैसे मान जाओ कि तुमको यहां से यहां तक जाना है तो थोड़ा कम चलना पड़ेगा, यदि यहां पर जाना हो तो ज्यादा चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कर्ण थोड़ा सा कम घुमाना है तो आपको थोड़ा सा कम कार्य करना पड़ेगा, इसलिए हमने डी डब्ल्यू यहां पर ले लिया। बल क्या हो जाएगा भैया, टाउ हो जाएगा, क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत दीर्घों पर लगने वाला बल होता है उसे टाउ से ही प्रदर्शित करते हैं। गुणे, अब दूरी हमने लिया है, कितना घुमाना है भैया, तो डी थीटा, तो यहां पर डी थीटा हमने रख लिया, ठीक है। चलिए डी डब्ल्यू टाउ का हम सूत्र रखेंगे पी साइन थीटा डी थीटा। अब हम समाकलन कर देंगे, ठीक है। समाकलन देखिए, जो मैथ के बच्चे हैं ना उनको समाकलन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बायोलॉजी के बच्चे उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये समाकलन का चिन्ह होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगा दिया। अब इसका जो इसका मतलब सीमाएं हैं वो हमने 0 से थीटा रखा, क्योंकि भैया हम 0 से थीटा घुमा रहे हैं कोण, ठीक है। मान लो ये यहां पर बना हुआ है, ये वैद्युत दीर्घो, ये 0 कोण पर है और इसे हम थीटा कोण पर घुमा रहे हैं, समझ गए। ये 0 कोण पर है, इसे हम थीटा कोण पर घुमा रहे हैं, तो भैया लिमिट क्या हुआ, 0 से थीटा, 0 से थीटा, इसलिए हमने यहां पर 0 से थीटा कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए समाकलन में क्या होता है, जो कॉन्स्टेंट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो भैया पी क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका अवकलन कीजिएगा डी डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू आ जाएगा, और यहां पर पी तो पी है नहीं है, और ये साइन थीटा का होता है समाकलन माइनस कॉस थीटा, और थीटा और 0 इसका सीमा हो जाएंगे, ठीक है। सीमा रखेंगे हम माइनस, ये थीटा एक बार यहां पर आएगा, फिर 0 भी यहां पर आएगा, तो यहां पर माइनस है तो माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 0, ये 0 है, ठीक है। चलिए अब W बराबर PE, अब देखिए कॉस 0 का मान होता है 1, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और यही सूत्र आपका वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत दीर्घों को घुमाने में किया गया कार्य होता है, समझ गए। चलिए अब यहां पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी ना किसी सेट में इस बार भी देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसे भी आप लोग कंप्लीट करके जाइए, कौन जाने आप ही के सेट में आ जाए, ठीक है। ये बहुत आसान है, और इससे आसान तो मैंने और ज्यादा बना दिया है, आप देखिए खुद। बोला क्या है कि वैद्युत स्थिति में गॉस की प्रमेय लिखिए, ठीक है। हमें गॉस का प्रमेय लिखना है तथा सिद्ध भी कीजिए। हमने गॉस का प्रमेय को सिद्ध भी करना है और उसके नियम को लिखना भी है, तो लिखेंगे पहले गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर में 5 नंबर में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए। गॉस की प्रमेय देखिए, अगर सिर्फ सिद्ध करने के लिए आएगा तो 3 नंबर में आएगा, और यदि सिर्फ गॉस का प्रमेय लिखने के लिए आएगा तो 2 नंबर में या 1 नंबर में आएगा, और यदि दोनों एक साथ आ जाएगा तो 5 नंबर में आएगा, समझ गए। तो चलिए अब यहां पर देख लीजिए गॉस का प्रमेय हम कैसे लिखेंगे। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद, ये बंद वक्र है, ये क्या है, बंद वक्र, या वक्र की जगह आप पृष्ठ भी लिख सकते हो। पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फलकस फाई उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है, ये गॉस का प्रमेय कहते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। गॉस का प्रमेय कहते हैं ना कि जब हमारा वैद्युत फलकस होता है वो Q/ε0 के बराबर होता है, बस यही है गॉस की प्रमेय, और इसी को हमने थोड़ा डिपली में बना के लिख दिया है, तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लिखेंगे गॉस के प्रमेय का सिद्ध। हमने गॉस का प्रमेय लिख दिया, अब इसको हम सिद्ध करेंगे कि फाई E बराबर Q/ε0 होता है, ठीक है। ये फिगर देख लीजिए, ये चित्र आपको याद करना ही होगा, ये डायग्राम, क्योंकि भैया देखो आप इसमें क्वेश्चन से ही डायग्राम नहीं बना सकते हो गॉस की प्रमेय में, ठीक है। तो यहां पर आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो याद करने का भी एक ट्रिक है। गॉस की प्रमेय किसके लिए लागू होती है, तो बंद वक्र के लिए लागू होती है, बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, ठीक है। तो हम एक बंद क्या बना लिए, पृष्ठ बना लिए गोलाकार, आप चौलाकार भी बना सकते हो लेकिन बंद होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या कर लिया, एक गोलाकार बंद पृष्ठ हमने बना लिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए मध्य बिंदु हमने O ले लिया, इसके ऊपर हमने +Q आवेश दे दिया, और यहां से एक R दूरी हमने इसकी त्रिज्या ले ली, ठीक है। यहां पर हमने एक शंकु बना दिया, शंकु बनाना जरूरी है क्योंकि हमें अल्प दूरी लेना है, और यहां पर इस तरह का जो दूरी है वो हमने DA मान लिया, और यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उत्पन्न हो रही है +Q के कारण, समझ गए। चलिए अब हमने जो जो चित्र में किया वहीं यहां पर लिखेंगे कि माना एक बंद पृष्ठ है जिसके मध्य बिंदु O से
बिंदु O पर प्लस Q आवेश है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बिंदु P है भैया, तो इस प्लस Q के आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाएगी। तो लिखेंगे, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर मैंने सूत्र लिख दिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, क्या होगी, E बराबर 1/4 इंटू Q बटे R स्क्वायर। तो इसे मान लेंगे समीकरण 1, देख लीजिए ये वाला, समझ गए। चलिए अब हम आगे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि फाई E बराबर E है, ये वैद्युत फलकस का सूत्र है, ये आप सबको मालूम है। अब यहाँ पर हमने जो E निकाला है वो यहाँ पर E के पर रख लेंगे। ठीक है, फाई E बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू Q बटे R स्क्वायर A। अब A बराबर होता है 4 पाई R स्क्वायर, याद रखिएगा। ठीक है, ए बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वृत्त, यहाँ पर 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर रखेंगे एक जगह पर 4 पाई R स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, बचा फाई E बराबर ये Q बचा और नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा। तो देखो भैया यही तो सूत्र था, हमने सिद्ध कर दिया कि नहीं, इतनी सीधा हम समझ गए। तो इस तरह आपको पढ़ के प्यारे से बढ़िया से पढ़ के जाना है, समझ गए। चलिए चौथा भी डेरिवेशन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आज की ये देखने के बाद आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, देखिए कह रहा है क्या कि गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन कीजिए। देखिए जब भी गॉस की प्रमेय की बात करते हैं ना, या उससे किसी चीज का निगमन करना होता है, तो हमेशा याद रखिएगा, ये ट्रिक है, हमेशा याद रखिएगा कि इस डेरिवेशन में सिर्फ वैद्युत फलकस और गॉस का प्रमेय का ही उपयोग होगा और कोई चीज का उपयोग नहीं होगा। ठीक है, अभी समझ जाएंगे आप। तो देखिए भैया गॉस की प्रमेय बोला है, तो भैया हमें बंद वक्र तो लेना ही होगा। डायरेक्ट जैसे आपने वैद्युत फलकस, जैसे आपने गॉस की प्रमेय में जो चित्र बनाया था ना, सेम वही यहां पर ये चित्र बनेगा, समझ गए। चलिए तो चित्र समझाने की बात नहीं, क्योंकि पहले समझ चुके हैं, वही चीज लिख देंगे कि माना एक बंद पृष्ठ है जिसका मध्य बिंदु O है, जिस पर प्लस Q आवेश रखा है, बस। अब देखिए हमने अभी आपको बताया कि गॉस की प्रमेय से अगर कोई चीज का आप निगमन कर रहे हो, कोई चीज को स्थापित कर रहे हो, तो भैया उसमें सिर्फ वैद्युत फलकस और गॉस की प्रमेय का ही उपयोग होगा। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वैद्युत फलकस फाई E बराबर EA होता है। ठीक है, अब यहां पर बंद वक्र है, तो भैया इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो एक जगह पर हमने 4 पाई R स्क्वायर रख दिया और इसे हमने समीकरण 1 मान लिया। फिर हमने आपको बताया कि वैद्युत फलकस और गॉस का प्रमेय का ही उपयोग होगा, तो फिर हम दूसरे बार लिखेंगे कि गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या कहता है, अभी हमने देखा कि फाई E बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहां पर देखो फाई E का मान यहां पर दिख रहा है ना, ये मान यहां पर रख दो, तो यहां पर देखो हमने रख दिया E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बस E को हमने इधर रखा, 4 पाई R स्क्वायर को हमने इधर भेज दिया, तो 1 बटे ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया Q, और ये R स्क्वायर यहां पर आ गया। क्लियर, चलिए इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। हमें तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना नहीं है भैया, हमें तो कूलॉम के नियम का स्थापित करना है। तो हम जानते हैं कि ये बराबर क्या होता है, Q इंटू E होता है। अब E के जगह पर ये रख दो भैया, तो क्या बन जाएगा, ए बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन इंटू ये Q1 हो जाएगा और ये Q2 हो जाएगा और बटे R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर जो हमने किया भैया, ये आपका कूलॉम का नियम का हमने गॉस की प्रमेय के द्वारा निगमन कर दिया, समझ गए, ये बहुत आसान था। ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे भैया, अब हम लिखेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पेपर में बन जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटे नंबर में आएगा, या तो 2 नंबर में आ जाएगा, या आती लघु में कभी कभी आ जाता है कि इसका सिर्फ सूत्र लिखिए। ठीक है, और नहीं तो अगर आपको इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, तो 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, गोलीय चालक, तो हम एक गोलीय चालक ले लेंगे जिसका मध्य बिंदु O मान लेंगे, इसके त्रिज्या कैपिटल R मान लेंगे, इसके चारों तरफ हम धनावेश को क्या कर देंगे, वितरित कर देंगे। और वही चीज लिखेंगे कि माना एक विलगित गोलीय चालक है जिसके ऊपर धनावेश एक समान रूप से वितरित है, इसके मध्य बिंदु O से O तथा त्रिज्या R है, बस लिख देंगे। अब देखिए, अब हम लिखेंगे तब वैद्युत विभव V बराबर होता है 1/4 इंटू Q बटे R, इतना लिख देंगे। फिर हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, क्योंकि हमें वैद्युत धारिता ही ज्ञात करनी है, तो हमें जानते हैं कि C बराबर होता है धारिता, धारिता बराबर होता है Q अपन V। यहाँ पर V का मान यहाँ पर है, यहाँ पर रख दीजिए। तो जब यहाँ पर आप रखेंगे तो देखिए C बराबर ये Q आ जाएगा, V का मान यहाँ पर रखा 1/4 इंटू Q बटे R, Q से Q कैंसिल, ये पूरा ऊपर चला जाएगा 4 इंटू R, और ये जो सूत्र बन के आया यही विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। तो ये आपका मिल गया,
समझ गए, बहुत आसान था। चलिए अब देखिए भैया, इतना जल्दी जल्दी आप लोगों को शायद ही कोई डेरिवेशन करा रहा होगा। अब आपको लग रहा बच्चे सोचेंगे क्या कि सर इतने कम मिनट में बुक 1 का डेरिवेशन लपटा दिए, कहीं लग रहा है कि सर ने अच्छा से समझाया नहीं होगा या सर ने आंसर नहीं दिया होगा। मेरे भाई अगर आप ऊपर से ही सोचोगे तो भैया कुछ नहीं होने वाला है। जब आके आप वीडियो के अंदर देखोगे, समझोगे, तभी समझ में आएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप पहले थोड़ा भी कहीं पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपको 100% समझ में आ रहा होगा। और यदि आप पहली बार पढ़े होंगे ना, तो भैया पहली बार तुम कोई भी चीज देखते हो ना, तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। और मैं आशा करता हूं कि पहली बार ये कोई नहीं देख रहा होगा, क्योंकि भैया आप एक साल एग्जाम के टाइम पहली बार थोड़े देख रहे हो, इसके पहले आप ये सब डेरिवेशन बहुत बार कर भी चुके होंगे। तो यहां पर आपका सिर्फ रिवाइज हो रहा है, ठीक है, समझ रहे। अब भैया जो पहली बार देख रहे हैं, भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको 3-4 बार पढ़ लेना। पहली बार में नहीं समझ में आएगा ये डेरिवेशन, ठीक है। अगर आप एक बार भी पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन यदि आप बिल्कुल नहीं पढ़े तो नहीं आएगा। क्लियर बात है, समझ गए। चलिए अब 6 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। हमने अभी विलगित गोलीय की चालक की धारिता का सूत्र निगमन किया। अब हमें चालक प्लेट यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का निगमन करना है। तो हम एक दो समांतर प्लेट ले लेंगे, ए और बी। इन दोनों पर देख रहे हैं आप धनावेश वितरित है। एक पर हमने प्लस क्यू ले लिया, एक पर हमने माइनस क्यू ले लिया। तो ये जब हम माइनस क्यू लेते हैं तो इधर भी माइनस हो जाता है, इधर प्लस हो जाता है, लेकिन हमने इसको भूमिकृत कर दिया, जिसकी वजह से जितना भी इसके माइनस आवेश है सब भूमि के अंदर चले गए हैं। इन प्लेटों के बीच की दूरी हमने डी मान लिया। अब जो हमने किया वही लिखेंगे कि माना एक समांतर प्लेट से बना युक्ति है जो ए तथा बी प्लेट से बना है, ए और बी से बना है। प्लेटों पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है। देख लो भैया, है ना, ठीक है। फिर लिखेंगे तब उत्पन्न वैद्युत विभव की तब उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। क्या होगा भैया? ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये गॉस की प्रमेय का है, समझ रहे। तो ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर देखिए हम सिग्मा का सूत्र जानते हैं, क्यू बटे ए होता है, तो यहां पर हम रख देंगे। तो क्या आ जाएगा? Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट। ये हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर है। चलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एक काम कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए। अगर आप दोबारा देखेंगे तो 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या करना है। अब लिखेंगे यहां पर, हमने ये तो ज्ञात कर लिया ई। अब लिखेंगे प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V बराबर ED होता है। अब यहां से ई का मान जो आपने निकाला यहां पर रख दीजिए। तो यहां पर रखेंगे क्या? Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट डी। ये समीकरण 2 मान लेंगे। हमें धारिता ज्ञात करना तो जानते हैं, वैद्युत धारिता C बराबर Q अपन V होता है। B का मान ये है, B की जगह पर रख दीजिए। तो C बराबर Q बटे Q ए एप्सिलॉन नॉट डी। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, डी नीचे ही रह जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। समझ गए। चलिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं कि समय आपका पास ना हो। भैया हमारी तबीयत खराब है। अभी मैं बता दूं आपको कि किस तरह मैं अपने आप को कंट्रोल करके आपको पढ़ा रहा हूं। ये लिखते समय भी मेरी हाथें बहुत कांपी है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि आपकी तैयारी में बम्पर कराऊंगा तो कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि भैया आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए। चलिए तो लिखेंगे कि माना एक ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले चालक है। अब ये जो हमने चालक लिया है कैप्सूल के टाइप का, ये एक हमारा चालक है जिसका क्षेत्रफल कितना है? ए है। फिर अब लिखेंगे जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। अब इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन है, अब आपको मालूम है कि भैया कोई भी हमारा तत्व, कोई भी पदार्थ है, वो क्या चीज से मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। परमाणुओं में क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन। और परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। तो आपको तो मालूम है। तो हमने लिख दिया कि इसमें, इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n। यानी कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? n है। तथा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है। चालक में बहने वाली धारा क्या भैया? I है। बस इतना हमने लिख दिया। फिर हम लिखेंगे कि एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब एकांक समय में मतलब प्रति समय में, अभी के समय में जो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है ना, उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? NeVDA हो जाएगी। क्लियर है। अब मान लीजिए कि एकांक समय में जब इतनी थी, तो अगर हम T समय में बात करें तो T समय प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? NeAVDT। बस यहां पर T लग जाएगा। क्लियर है। चलिए हमें तो भैया अनुगमन वेग और धारा में संबंध चाहिए। तो हमें मालूम है, हम जानते हैं कि I बराबर होता है Q अपॉन T। Q की जगह पर हम ये रख देंगे NeAVDT। T से T कैंसिल, I बराबर NeAVD। ये आपका निकल के आ जाएगा। समझ गए। ये जो है निकल के आया सूत्र, यही आपको अनुगमन वेग व धारा में संबंध को स्थापित करता है। समझ गए। चलिए
अब देखिए यहां पर क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा गया है कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध लिखिए, लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया है। अगर मान लीजिए आपके पेपर में आ जाता है कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, तो आप ये कर सकते हैं। हमने अभी देखा कि आई बराबर NEAVD होता है और धारा घनत्व J बराबर I अपन A होता है। आई का मान आप रख दीजिए मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। आई का मान आप रख देंगे NEAVD, A से कैंसिल हो जाएगा, J बराबर NEVD बस बच जाएगा। तो ये जो सूत्र निकल के आया ये धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग का संबंध का सूत्र है। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक हमने जो भी क्वेश्चन किए ये तो बहुत आसान थे, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे थे और ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना था। लेकिन अब जो क्वेश्चन है आपको कराने वाले ये आपके बहुत बड़े बड़े नंबर में आएंगे, 5 नंबर से कम तो आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी 3 नंबर में कभी कभी आ जाता है, नहीं तो 5 ही नंबर में ज्यादा लोग पूछा जाता है। सीधे कीजिए कि निश्चित स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य है। कोई बात नहीं, आप कर लेंगे। निश्चित स्थिति का मतलब होता है ऊपर की ओर, अच्छी स्थिति का मतलब होता है इधर की ओर। समझ गए? चलिए, तब वैद्युत दीर्घ ले लेंगे। बोला क्या है कि निश्चित स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है, ये सिद्ध करना है। तो मैं एक वैद्युत दीर्घ ले लेंगे A व B, इस पर माइनस क्यू है, इस पर प्लस क्यू है, इनके बीच की दूरी 2L है। अब इसके मध्य बिंदु हम O मान लेंगे और यहां से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करना है। अब यहां से इसको इस पर मिला देंगे, इसको इस पर मिला देंगे, हम त्रिभुज का आकार दे देंगे। तो देखो भैया, ये जो हुआ ये 90 डिग्री का कोण बना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो भैया देखो, ये तो हमें ज्ञात है। देखो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 2L है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, यानी कि ये भी हमें ज्ञात है, आधार भी ज्ञात है, लंब भी ज्ञात है, लेकिन कर्ण ज्ञात नहीं है। तो पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां पर कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब क्या है तो R है, तो R स्क्वायर प्लस आधार क्या है तो L है, तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी इसका और इसका दोनों एक समान है, तो दोनों का ये मान हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आप यहां पर लिख भी सकते हो, मैंने इसे ही पर लिख दिया कि चित्र ज्यादा मतलब गंदा ना दिखे। ऐसे तो चित्र गंदा बना ही है भैया, तबीयत खराब इसी में ये बनाया हूं, सोचो कितना हाथ कांप रही थी, लेकिन तब भी बनाया। अब जो जो आपने किया है वो बस लिखिए कि माना एक वैद्युत दीर्घ A B है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिसे वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कि माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। अभी देखिए, अब इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर विद्युत विभव उत्पन्न होगा, इसके कारण भी उत्पन्न होगा, इसलिए हम लिखेंगे पहले इसके कारण कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, V1 बराबर होता है 1/4πε इंटू Q/R होता है, लेकिन यहां पर दूरी कितना है यहां से यहां तक, तो यही तो हमने निकाला है कर्ण, तो यहां पर लिख देंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, यानी इसके कारण अब इस पर विद्युत विभव होगा, तो V2 हो जाएगा, इसको V1 इसको V2 मान लेंगे, 1/4πε इंटू माइनस क्यू बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हमें ना तो V1 चाहिए ना V2 चाहिए, हमें तो भैया V चाहिए, यानी कि वैद्युत विभव चाहिए। तो लिखेंगे परिणामित वैद्युत विभव V बराबर होता है V1 प्लस V2। ठीक है, अब देखिए यहां पर V1 मान रख दीजिए, ये वाला पूरा उठा के यहां पर रख दिया हमने। फिर ये V2 माइनस में, इसलिए यहां पर प्लस को ये माइनस कर देगा और यहां पर आ जाएगा। अब इतना भैया सेम है, ये कट जाएगा और V बराबर 0 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? चलिए, अब देखिए 9 नंबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये इतना ज्यादा अभी के टेट में, मतलब भैया लिख लो कि यहां से ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में जरूर मिलेगा। 100% 7 सेट बनेगी, उसमें से 2 या 3 सेट में तो ये 100% मिलना ही मिलना है, तय है, फिक्स है, 100% गारंटी, ये आना ही आना है। ठीक है, चलिए ये बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, बढ़िया तरीके से इसको प्रैक्टिस इसके बार बार कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो भैया क्या है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, तब एक चादर बना लेंगे। हमने क्या कर लिया, एक चादर हमने बना लिया। अब यहां से हमने एक बेलनाकार को लिया और इसको फाड़ते हुए, यहां पर देख रहा है ना, एक बेलनाकार है, इसमें फाड़ते हुए आर पार हो गया है, तो ऐसे हमने लिख कर दिया। ठीक है, ये याद कर लो ये डायग्राम। ठीक है, अब इसको हम, ये जो चादर है इसको हम नाम दे देंगे ABCD। ठीक है, 1 मिनट,
हाँ, तो इसको हम नाम दे देंगे ए बी सी डी। क्लियर है? चलिए अब इस पर हम पूरे चादर पर धन आवेश को क्या कर देंगे, वितरित कर देंगे। इसका मध्य बिंदु ओ मान लेंगे, यहां से आर दूरी पर एक बिंदु पी मान लेंगे जिस पर हमें ई ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। सेम उधर जो सेम इधर आपने किया वही इधर भी हो जाएगा, आर दूरी पर बिंदु पी हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये डीए क्या है, तब ये जो छोटा सा आप क्षेत्र देख रहे हो इसी क्षेत्र को हम नाम डीए दे दिए हैं। क्लियर है? चलिए अब हम जो जो किए हैं वो हम लिख देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। ठीक है? देख रहे हो राइटिंग इतनी खराब भैया लिखी आई गई है, क्या बताऊं मैं आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। मैं तो यही कह रहा हूं कि जल्दी से मेरा तबीयत ठीक हो जाए जिससे आपको और बढ़िया से वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, लिखेंगे कि माना एक ए बी सी डी एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है जिस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सिंपल बात। चलिए अब वैद्युत फलकस, देखिए भैया गॉस के नियम का उपयोग करना है, यानी कि वैद्युत फलकस और गॉस का प्रमेय का ही उपयोग होगा। ठीक है, अब वैद्युत फलकस फाई ई बराबर ई ए प्लस ई ए हो जाएगा। अब आप कहोगे सर फाई ई बराबर सूत्र होता है ई ए, आप एक बार दो बार लिख क्यों जोड़ रहे हो? तो देखो भैया इधर हमने जो बेलनाकार लगाया है इधर से भी वैद्युत फलकस निकलेंगी और इधर से भी निकलेंगी। ठीक है, इधर से भी निकलेंगी और इधर से भी निकलेंगी, तो हमें दो बार वैद्युत फलकस लेना पड़ेगा ना, इसीलिए हमने फाई ई बराबर ई ए प्लस ई ए कर दिया है। तो क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर टी टू ई ए, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब हम गॉस की प्रमेय का उपयोग करेंगे जिसका है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई ई का यहाँ पर सूत्र है, यहाँ पर रख दीजिए 2EA क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब इस ई को बस इधर रहने दीजिए क्योंकि हमें ई ही चाहिए, और 2A को इधर भेज दीजिए तो Q बटे 2A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आप जानते हैं कि सिग्मा बराबर Q अपन A होता है, तो यहां पर Q से यहां से Q का मान ज्ञात कर लीजिए, Q के बराबर हो जाएगा सिग्मा A। क्लियर है? अब इस Q की जगह पर ये रख दीजिए तो सिग्मा A बटे में 2A एप्सिलॉन नॉट, A से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर बस सिग्मा बचेगा और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा, तो E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहां पर जो हमने ज्ञात कर लिया ये हमने आवेशित समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिया। अब आप कहोगे सर बस हो गया क्या? नहीं, अभी कुछ और है 3-4, वो भी आपको मैं बता देता हूं, उनको आपको तैयार कर लेना है। तो अभी तक हमने 9 डेरिवेशन को किया एकदम चुटकी बजाते हैं। अब आपको कि सर बुक 1 में इतना ही डेरिवेशन थे क्या? नहीं भैया इतना ही डेरिवेशन नहीं थे। मैंने सोचा कि आप लोगों को जो मैं बार बार पढ़ा चुका हूं उनको मैं इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा, जो मैं बहुत कम पढ़ाया उनको पढ़ा दूं। तो जो 9 टॉपिक आपको मैंने अभी पढ़ाया ये बहुत कम आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, इसलिए मैंने इनको सॉल्व कर दिया। अब ये जो डेरिवेशन बच्चे हैं भैया इनको मैं बार बार कराया हूं, आप जाके देख लो, वन शॉट में भी इनका सोल्यूशन मिल जाएगा या इनके अलग से भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप सर्च भी कर लेंगे यूट्यूब पर तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कौन कौन से, और मेरे अंदर से ये आपका तैयारी होगा, ये तैयार करने की जरूरत भी नहीं होगी आपको, क्योंकि इतना तो भैया आपको याद तैयारी होना चाहिए। जैसे कि एक है किसी वैद्युत दीर्घों के अक्ष या अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र के सूत्र का निगमन करना, ये एक हर एक 12 क्लास के बच्चों को आता होगा। ये इतना, ये तो पहला ही डेरिवेशन है हमारे बुक का, तो ये सबको आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और तैयार कर लीजिएगा, ऐसे तो तैयारी होगा आपका। वैद्युत दीर्घों के कारण निश्चित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब बताओ मेरे भाई, क्या अच्छी और निश्चित स्थिति दोनों में क्या आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालने नहीं आएगा क्या? आराम से आ जाएगा। ये तो आप कम से कम 1 साल से इसका प्रैक्टिस करते आ रहे हो। ठीक है, अब एक लास्ट देख लीजिएगा, गॉस के प्रमेय का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजक का निगमन कीजिए। तो ये आप ये वाला व्यंजक आपको निकालना है, और इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, 3 या 4 मिनट का है, तो उसे आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब आप कहोगे सर मात्र 12 पढ़ने से काम हो जाएगा, तो मैं बोल रहा हूं कि नहीं भाई, अभी चैप्टर 1 से लेकर 3 तक जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे वो बस मैंने आज की वीडियो में कराया है। अब 4 से लेकर 8 तक आपको ज्यादा नहीं बचे हैं, खूब से खूब होंगे तो 4 या 5 डेरिवेशन और बचे हैं, वो मैं आज ही अभी कुछ समय बाद 3 या 4 घंटे बाद मैं ये अपलोड कर दूंगा। 4 से 8 चैप्टर के जितने भी डेरिवेशन है उनको। ठीक है, हम 2 वीडियो में बुक 1 का डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं, समझ गए? चलिए अब देखिए, जो आज किस वीडियो में आपने जो डेरिवेशन सॉल्व किया ना, यही बहुत ज्यादा थे, इसके बाद अब आपके डेरिवेशन ज्यादा नहीं है, यही मेन थे, समझ गए? जो चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश से चुंबकत्व, इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन है,
3-4 होंगे, उसके बाद आपका और कोई डेरिवेशन नहीं है। समझ गए? 7वां चैप्टर में एक और डेरिवेशन है, तो वो भी करा देंगे हम, अभी 2-3 घंटा में करा देंगे। ठीक है, मैंने सोचा कि अलग अलग पार्ट करके लेंगे तो वीडियो छोटा भी बनेगा, बच्चों को मजा भी आ जाएगा। और एक साथ लेते तो भैया 1 घंटा का वीडियो बनता, आपके दिमाग से उड़ जाता। तो अभी पार्ट 2 वीडियो इसका आने वाला है, और बुक 2 का डेरिवेशन हम एक दिन ही सॉल्व कर लेंगे, वो मैंने आपको स्टडी प्लान में बता दिया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।